तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 102 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होइएगा, रिसेंट में एक मोदी सरकार के द्वारा भी आपका सर्वोदय करके एक योजना लाया गया। ये बात हो रहा है 1950 का सर्वोदय योजना के बारे में। तो यह योजना जो था आप देखिएगा किसके द्वारा लाया गया था। सर्वोदय योजना, सबसे पहले तो यह योजना जिनके द्वारा लाया गया उनको जननायक के रूप में भी जाना जाता है। लोक सेवा के लिए उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। चलिए देखते हैं बात किसके बारे में हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जिनको जननायक के रूप में भी जाना जाता है। जननायक, जननायक देखिएगा, अभी हम आपको बताएं कि सर्वोदय योजना एक तो आपका 1950 के लमसम में लाया गया था और एक आपका रिसेंट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्योदय योजना आया। ठीक है, सर्वोदय नहीं सूर्योदय, मिलता जुलता नाम है। पीएम सूर्योदय योजना जो लाया गया है वो मुफ्त बिजली से संबंधित है। एक कोटा रखा गया है कि इतने तक आम जनता को, आम नागरिक को इतना बिजली मुफ्त में, मतलब मुफ्त में दिया जाएगा। सर्वोदय योजना जो है जयप्रकाश नारायण जी का 1950 में लाया गया। सर्वोदय योजना किस चीज से संबंधित है? ये संबंधित है कृषि से, लघु उद्योग से, कुटीर उद्योग से, जो छोटा मोटा आपका उद्योग होता है ना, उससे रिलेटेड है, ताकि उन लोगों को आगे बढ़ाया जा सके, उन लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। यह विचार जो था ये किसका था? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि को आगे बढ़ाने का विचार दो महत्वपूर्ण व्यक्ति का था। एक था महात्मा गांधी जी का और एक था आपका विनोबा भावे का। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोक सेवा के लिए, जयप्रकाश नारायण को लोक सेवा, लोक मतलब क्या हो गया? आम जनता है ना, लोक सेवा के लिए इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और कब मिला था? 1965 में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? तो 1965 में मिला था। और आगे जाकर के इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न इनको कब मिला? 1999 में। 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना 2 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? यहाँ पर एक डांस का नाम आपको बताया गया है, राई। ठीक है, इसको लोकप्रिय कौन बनाया था? तो इनको जो लोकप्रिय बनाने का आप कह लो, राई क्या होता है? राई आप जानते हो ना, सरसों जो होता है येलो कलर का और एक ब्लैक कलर का होता है, इसको राई कहा जाता है। तो राई नृत्य में मेनली क्या होता है ना कि महिला लोग ना इसमें पूरा घूम घूम कर, मतलब राई के जैसा जो होता है ना, घूम घूम करके इसमें डांस करती है, इसको राई नृत्य कहा जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। और हुआ क्या था ना कि इसका इतिहास जो है खो सा गया था, और इसका इतिहास खो गया था, इसलिए आगे जाकर के क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति थे आपके जिनका नाम क्या था? देखिएगा, राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे के योगदान पर, राम सहाय पांडे के योगदान पर क्या हुआ था? इस नृत्य को और भी ज्यादा बहुत प्रसिद्ध बनाया गया और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया गया। और इसी वजह से राम सहाय पांडे को आपका अवार्ड भी मिला था, पद्म श्री का। और किस चीज के लिए मिला था? तो राई नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक ना। राई नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है। अगर आपसे सवाल करता है कि मध्य प्रदेश का 1-2 डांस का नाम और बताओ, तो देख लीजिएगा, एक हो जाएगा आपका गणगौर। गणगौर जो है ये आपका बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? तो एमपी का। एक हो जाएगा आपका गणगौर, एक आप यहाँ पे देख रहे हो राई, और एक हो जाएगा आपका बधाई। ये सारे नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है, ये कहाँ के हैं? तो ये है आपके मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य पड़ता है। जिससे अलग कौन हुआ था? आपका छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ था। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, डॉट डॉट एक प्रसिद्ध गिटार, ठीक है, गिटार वादक, गिटार नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे सितार होना चाहिए, ठीक ना, सितार। डॉट डॉट एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रतीक्षित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक है। देखो बात हो रहा है यहाँ पर एक संगीतकार के बारे में जो आपसे पूछ रहा है कि सितार वादक थे। और यकीन मानो कि एसएससी के एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एसएससी के एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है।
इनके बारे में देखिएगा। बात हो रहा है जैसा कि आप फोटो देख के अगर पहचान पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पहचान पा रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर बहुत प्रसिद्ध सितार वादक रहे थे, जिनका जन्म कब हुआ था, 1920 में। 1920 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2012 में इनकी मृत्यु हुई। बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, बहुत सारा अवार्ड इनको मिला, ग्रैमी पुरस्कार आप नाम सुने होंगे, संगीत से रिलेटेड है। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्म विभूषण अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला। और आपको शायद पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा के सांसद भी मनोनीत हुए थे, राज्यसभा के सांसद भी मनोनीत हुए थे। और किसके समय में हुए थे, तो राजीव गांधी जी के समय में। आते हैं यहाँ पे, पहले देखिएगा पंडित रविशंकर, इनका 1920 में जन्म हुआ, 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। जैसा नाम देखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये जो है आपके शहनाई से संबंधित है, शहनाई, ठीक है। जाकिर हुसैन, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, तो ये हो जाएंगे आपके तबला वादक, ठीक ना, तबला वादक याद रखिएगा। चलिए और अगर देखें इनके बारे में, तो इनको पद्म भूषण, किनको, तो पंडित रविशंकर को इनको पद्म भूषण कब मिला था, पद्म भूषण अवार्ड, तो पद्म भूषण इनको मिला था 1967। और आपको पता है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है भारत रत्न होता है, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण और थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण। तो आप कह लो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण इनको कब मिला था, 1967 में। वही बात करें पद्म विभूषण का, इनको पद्म विभूषण भी मिला है। और पद्म विभूषण कब मिला था, तो ये मिला था 1981 में, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, 1986 में इनको राज्यसभा का सांसद भी मनोनीत किया गया था। राज्यसभा का सांसद मनोनीत कैसे होगा, भाई चुनाव होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 व्यक्ति को ना मनोनीत करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और वो किस क्षेत्र से होना चाहिए, तो कला से, साहित्य से, विज्ञान के क्षेत्र से, ये सब क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति होता है ना, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी वजह से पंडित रविशंकर जी को भी क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। किस चीज से संबंधित है, तो आपके सितार से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया जाता है, हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। पहला सवाल तो आपका ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा कि हेपेटाइटिस जो है ये किस ऑर्गन में होता है, आपके सर में होता है, पैर में होता है, हाथ में, गला में, कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका लीवर में, ठीक है। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हो, कहाँ होता है, लीवर में। लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीवर को ही हम लोग कहते हैं यकृत, लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, अगर आपसे सवाल करता है कि लीवर का अध्ययन क्या कहता है, अगर आप साइंस में लीवर का अध्ययन करना चाहते हो तो वो शाखा, वो ब्रांच क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका हेपेटोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी जो है ये आपका सेल से बनता है। और जब एक प्रकार के सेल का ग्रुप मिलता है तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। जब टिश्यू का ग्रुप मिलता है तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन का ग्रुप मिलता है तो क्या बन जाता है, अपना पूरा का पूरा बॉडी बन जाता है। तो लीवर जो है ना, ये आपका किस प्रकार के सेल से मिलकर बनता है, तो ये आपका हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। लीवर जो होता है इसमें रीजनरेशन क्षमता जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। इट मीन्स कि लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसका हम कुछ पार्ट किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद लीवर क्या होगा, रीजनरेट होकर के वापस ऐसा ही बन जाएगा जैसा होता है, ठीक है। अगर बात करें ग्लैंड में, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे सवाल करता है कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ना, वो होता है आपका स्किन, ठीक है। वो होता है आपका, ये जो हमारा स्किन होता है ना, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो ये तो बाहरी हो गया ना, जो हमें दिख रहा है। नॉर्मली आपसे क्या पूछेगा कि इंटरनली रूप से आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, अगर इंटरनली पूछ लेगा। अगर आपसे ग्लैंड पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे क्या, लीवर। तो आप लीवर के बारे में कह सकते हो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा हो जाएगा, या सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीवर, ठीक है। इसका जो आपका वजन होता है, ठीक है, वजन वो लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg से 1.7 kg तक का आपका लीवर का क्या होता है, वेट होता है, ठीक ना। और डाइजेशन में, विटामिन के संश्लेषण में काफी ज्यादा योगदान होता है किसका, लीवर का, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 4 में आ गए थे हम लोग, चलिए हाँ 5 में आइएगा, देखिएगा
हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जो कि बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार कह लो, ये लेखक कह लो, कहानीकार कह लो, लेखककार कह लो, ये बहुत ही प्रसिद्ध, अपने आप में कविता भी बहुत ज्यादा लिखते थे और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं भारत के इतिहास में। बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी है। लेकिन आपसे यहाँ पे सवाल क्या बन रहा है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम समझते हो? मूल नाम मतलब होता है इनका जो पहले का जो रियल नाम था, ठीक है, वो क्या था? तो इनका नाम था, देखिएगा, धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। और जो है आपका मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं और किस किस लैंग्वेज में ये लिखा करते थे? तो ये आपका हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू सब मतलब क्या कहेंगे, सब नहीं, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का, भाषा का ये बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, रंगभूमि हो जाएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, गबन, ठीक है, गोदान हो गया। और फिर आप देख लो यहाँ पे, जैसे बड़े घर की लड़की, ये ना स्टोरी था, बड़े घर की लड़की, ये सब सवाल बनते हैं, है ना? सवाल बनता है कि बड़े घर की लड़की कहानी किसने लिखे हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन? मुंशी प्रेमचंद। फिर आपका रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, गबन हो गया, गोदान हो गया, और देख लो, एक और देख लो, सेवा सदन। तो इसको 2-4 बार सुन लोगे ना, याद हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा, जिसमें कहानी में अगर आप देखना चाहो तो बड़े घर की लड़की, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, 6-7 तुम लोग ऐसे ही देख लिए ना, तो ये इनके द्वारा लिखा गया। मेनली किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? तो हिंदी और उर्दू। चलो आगे आते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 6 में, आईसीसी के अगले चेयरमैन कौन होंगे नहीं, बन चुके हैं। और कौन बन गए हैं? तो अमित शाह के पुत्र, और उनका नाम क्या है? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, जय शाह, ठीक है, जो अभी तक क्या थे? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। अब ये क्या बन गए हैं? तो अब ये बन गए हैं क्या? आईसीसी के अगले चेयरमैन। वैसे आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, देखो यहाँ पे ऑप्शन, ग्रेग बर्कले, ये कौन थे? तो अभी तक, मतलब जय शाह के बनने से पहले तक ग्रेग बर्कले, जो कहाँ के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड के। ये क्या थे? तो आईसीसी के चेयरमैन थे। लेकिन अब इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो अब इसके चेयरमैन बन गए हैं जय शाह। चलो आते हैं आईसीसी के बारे में। तो आप देखना कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका आईसीसी का फुल फॉर्म। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिएगा बीसीसीआई के बारे में पूछेगा ना, तो उसका 1928 में हुआ था। और इसका कब हुआ? इसका हुआ था 15 जून 1909 को। इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, सवाल बनता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये यूएई का एक शहर, कौन सा? दुबई। और अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जय शाह बन गए हैं। और ये निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, निर्विरोध चुने गए हैं। याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। चलिए आगे आते हैं, देखने यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन ये, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर की रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया? सेंट्रल पहले तो क्या होता है? तो आपका जो केंद्र सरकार का जो बैंक होता है ना, उसी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। और जो उस बैंक का अध्यक्ष, उसको क्या कह देंगे? बैंकर कह देंगे। तो सवाल यह पूछ रहा है आपसे कि लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? तो इसमें आते हैं अपने भारतीय, ऐसे 3 देश का है, एक आपका स्विट्जरलैंड का है, एक आपका डेनमार्क का, और एक अपने भारत का टॉप में आ रहे हैं। तो अपने भारत में कौन है? शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? शक्तिकांत दास। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो शक्तिकांत दास जो है, आप उनका फिगर देख सकते हो वहां पे। शक्तिकांत दास किस बैंक के गवर्नर है बताओ? सबसे पहले बात तो सेंटेंस में आपको समझ में आ गया ना, सेंट्रल बैंक का बात कर रहा है। और भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? आरबीआई।
है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाते हैं कि शक्तिकांत दास किस बैंक से संबंधित है, RBI। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी ये किस कमिटी के सिफारिश पे की गई थी, तो यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमिटी, इसी को रॉयल कमिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और इस कमिटी की सिफारिश पर एक एक्ट आया था जिसे कहा जाता है RBI एक्ट 1934, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को किसका स्थापना हुआ, RBI का। लेकिन इस समय RBI का जो मुख्यालय था, ठीक है, इस समय जो RBI का मुख्यालय था ये कहाँ था, तो ये था आपका कोलकाता में, कोलकाता में। आगे जाकर के अगले 2 साल बाद मतलब 1937 में कोलकाता से मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, मुंबई, और अभी तक कहाँ है, मुंबई है। तो आप क्या देखें पहले तो कि 1935 में इसकी स्थापना हुई, कोलकाता इसका मुख्यालय था। 1937 में क्या हुआ कि इसका जो मुख्यालय था ये कहाँ बना दिया गया, तो ये बना दिया गया कहाँ, मुंबई में। फिर आगे जाकर के 1949 में, ठीक है, आगे जाकर के 1949 में क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। मतलब आप कह सकते हो कि 1949 से पहले यह जो बैंक था ये सरकारी नहीं था, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या हो गया, यह बैंक सरकारी हो गया। अभी इस बैंक का कितना कार्यालय है, तो 29 क्षेत्रीय कार्यालय है, 29 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, 29 क्षेत्रीय कार्यालय। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष तो ये थे आपके ऑशबॉर्न स्मिथ, ऑशबॉर्न स्मिथ। दूसरा देखिएगा, इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले इंडियन गवर्नर, तो ये कौन थे, ये थे आपके CD देशमुख, CD देशमुख। और अभी इन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, तो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन, फिर से सुनना, मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किसके नाम पे किया गया है, CD देशमुख जी के नाम पर किया गया, जो RBI के पहले गवर्नर थे। प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में आपको पता होना चाहिए कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक ना। वैसे अगर आपसे सवाल करता है ना कि क्या RBI के निर्माण में किसी भारतीय का योगदान था, RBI के निर्माण में, वैसे तो रॉयल कमिटी जिसको यंग हिल्टन कमेटी भी कहा जाता है इसके सिफारिश पे बनाया गया था, लेकिन क्या कोई भारतीय था जिसका योगदान था इस बैंक के निर्माण में, तो हाँ थे। और कौन थे, तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, किसका योगदान था, बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इनको संविधान के जननी के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने RBI के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा होता है। ठीक है, देखो यहाँ से आपसे पूछा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है। तो सबसे पहले जो आइएगा यहाँ पे कि CAG, इसी के बारे में बात हो रहा है ना कि CAG कौन होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा कि CAG का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे टर्म देख रहे हो CAG, तो इसका जो अर्थ होता है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो ऑडिट से आप समझ लो ये सरकार के कार्यों को देखता है। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सरकार के कार्यों को देखता है कि सरकार किसी भी चीज में ना कितना खर्च किया, कितना कम कर सकता था, कितना ज्यादा कर सकता था, ये आपका CAG का रिपोर्ट बताता है ना कि सरकार करप्शन किया नहीं किया। CAG की रिपोर्ट से पता चलता है। CAG इसका चर्चा सबसे पहले आ जाओ कि कहाँ पर है, तो 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद के बीच CAG का चर्चा है। इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, या तो वो 6 वर्ष तक अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष तक करेंगे, या खुद की आयु के 65 वर्ष तक। मान लो कि किसी भी व्यक्ति को आज CAG चुन लिया गया और ऐसे तो उसको 6 साल बनना है, आज उसको चुना गया तो वो 6 साल तक अपने पद पे रहेगा, लेकिन पता चलता है ना कि अगले ही साल उसकी आयु, उसकी खुद की
आयु 65 साल हो जाती है तब क्या हो जाएगा, मजबूरन उसको उसी समय रिटायर हो जाना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति CAG के पद पर आज है और अगर वो कल रिटायर हो जाता है तो आगे जाकर के वो किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकता है, वो किसी भी सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसे सवाल बनता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने किस व्यक्ति को या किस पद को सबसे सर्वोच्च अधिकारी बताया था, तो ये हो जाएगा CAG के पद को बताया था सर्वोच्च अधिकारी। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि अगर CAG सही रहेगा ना, CAG अगर सही रिपोर्ट बनाएगा तो सरकार करप्शन करने से डरेगा, सरकार करप्शन नहीं कर पाएगा। तो CAG के बारे में पहले तो ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, महासुर नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। चलो आपको हिंट्स देते हैं। यह भारत के उस राज्य से है जो भारत का 18वें नंबर का राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। यह भारत के उस राज्य से है जिसे 25 जनवरी 1971 को भारत का एक राज्य बनाया गया था। और उससे पहले वो क्या था, तो एक यूटी था। 1956 में उसको यूटी बनाया गया था, 1971 में उसको राज्य बना दिया गया था। उसकी दो राजधानी है, एक हो जाएगा आपका शिमला और एक हो जाएगा आपका धर्मशाला, ठीक है। आई थिंक कि आप पकड़ लिए होंगे अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को भारत का कितने नंबर का राज्य बना था, 18वें नंबर का राज्य बना था। और राज्य बनने से पहले ये क्या था, राज्य बनने से पहले ये आपका यूटी था, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगर और भी यहाँ पे डांस के बारे में देखें तो जैसे देखिएगा धमान, छपेली, देखिएगा यहाँ पे धमान, छपेली, किन्नौरी तथा थाली, ये सारे लोक नृत्य हैं। और ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो ये सारे के सारे लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है। आप बताना कि कौन सा कैसा है। अगर आपको पता होगा तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, और किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा, कि एक समर कैपिटल होता था और एक आपका विंटर कैपिटल होता था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक चाय था, आप बताना कि कौन इसमें समर है कौन विंटर है। हिमाचल प्रदेश का एक चाय था जिसका नाम था कांगड़ा चाय। इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा, मतलब यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहली बार किसी भारतीय चीज को GI टैग दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो कांगड़ा चाय को। फिर से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहली बार GI टैग दिया गया था, जो भारत का प्रोडक्ट था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगर और हम लोग यहाँ पे देखिए कर्नाटक, तो कर्नाटक का एक आपको डांस का नाम बताइएगा, तो जैसे हो जाएगा आपका करगा, ठीक है। एक और हम लोग देखे थे कमशाले देखे थे ना। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, दक्षिणतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च नहीं सेकंड सर्वोच्च चोटी है, और इस चोटी का नाम क्या है, तो दोद्दा बेटा, है ना। दोद्दा बेटा जो है ये कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में ही है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कवर करता है, 4096 किलोमीटर। और उस 4096 में मैक्सिमम दूरी जो है बांग्लादेश किसके साथ कवर करता है, तो ये करता है आपका पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल जो है ये जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है। देखो रिसेंट में अगर आपका एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तूफान जो आता है ना तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा एम्पिल तूफान जो है ये कहाँ आया है, जापान में आया है। अगर बात करें जापान के बारे में तो जापान आपका प्रशांत महासागर कह लो या फिर आप कह लो एशिया का एक आपका द्वीपीय कंट्री है, जो कि बहुत सारे द्वीप में बटा हुआ है। लेकिन है क्या कि यहाँ कुछ द्वीप बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे होकाइडो हुआ, होन्शू हुआ, क्यूशू हुआ, शिकोकू हुआ, और एक और द्वीप है ओकिनावा। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा जैसे कौन कौन हो जाएगा, तो होकाइडो, यहाँ पे फिगर्स के माध्यम से देखिएगा, होकाइडो, होन्शू, ठीक है, होकाइडो हो गया, होन्शू हो गया, फिर हो जाएगा आपका शिकोकू, क्यूशू, और एक और द्वीप हो जाएगा ओकिनावा। चलो इसका सारा का नाम लिखते हैं हम लोग। क्या क्या था पहला, तो पहला था आपका होकाइडो, होन्शू, उसके बाद देखिएगा शिकोकू और आपका क्यूशू, और एक और द्वीप हो जाएगा ओकिनावा,
ओकिनावा। वैसे देखो यहाँ पे ये 4-5 द्वीप ही नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये मेजर, ये बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये बड़ा द्वीप है जो कि बहुत प्रचलित है। अब देखो कभी कभी इससे क्या क्वेश्चन बनता है, क्या देखो यहाँ पे क्या बनेगा, आपसे सवाल करता है ना कि जापान के सबसे बड़े 4 द्वीप का नाम बताइए। ओकिनावा जो है ना, बहुत लोग इसको इग्नोर करता है, तो 4 को अगर आप लेके चलते हो तो पहले तो हो गया होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। सवाल क्या बनता है ना, कभी कभी इसको क्या करेगा कि आपका ऐसा ही दे देगा, मतलब बिना अरेंज किए हुए फॉर्म में दे देगा, बोलेगा कि इसको उत्तर से दक्षिणी सरियाइए या फिर दक्षिण से उत्तर के रूप में क्या करिए, इसको अरेंज करिए। तो जब आप ऐसे देख रहे हो, जब आप इस टाइप से इसको देखते हुए आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये तो इसका टर्म जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ये उत्तर से दक्षिण की ओर आने का। तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब देखो यहाँ से क्या सवाल बनता है अच्छे लेवल का, आपसे सवाल बनता है कि जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है, ये किस द्वीप पे बसा हुआ है, होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ये कौन सा द्वीप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होन्शु, ठीक ना। उसके बाद आपसे सवाल करता है, आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी, जब जापान आता है ना तो आप 2 नाम याद रखो प्रॉपर, एक आपका हिरोशिमा और एक नागासाकी। बहुत प्रसिद्ध रहा था, क्यों, तो एक ऐसा देश जहां पे दो बार परमाणु अटैक किया गया, परमाणु बम से अटैक किया गया, और किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के द्वारा किया गया, ठीक है। हिरोशिमा पे परमाणु अटैक कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 6 अगस्त 1945 को, और इसी के 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु अटैक हुआ था, ठीक ना। या और सवाल क्या बनता है कि 6 अगस्त को जो आपका हिरोशिमा पे गिराया गया था, क्या गिराया गया था, परमाणु बम, उसका कोड नेम क्या था, तो कोड नेम था आपका लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था, इसका नाम क्या था, फैटमैन, ठीक ना, इसका नाम क्या था, फैटमैन। तो सवाल ये बनता है कि हिरोशिमा किस द्वीप पे था, हिरोशिमा जो था आपका किस पर था, होन्शु पे था। हिरोशिमा जो है ये किस पर था, होन्शु पे था। और वही सवाल बनता है कि नागासाकी किस पर था, तो नागासाकी हो जाएगा क्यूशु पर। नागासाकी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूशु पर, ठीक ना। चलिए, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो तूफान है ये कहाँ आया है, तो ये हो जाएगा आपका जापान में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जापान की राजधानी टोक्यो, श्रीलंका का जयवर्धनी कोटा, और नेपाल का क्या हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा काठमांडू। सूर्य किरण एक्सरसाइज का बात करें, जो सैन्य अभ्यास एक प्रकार का, वो किसके और किसके बीच होता है, तो वो होता है भारत और नेपाल के बीच, ठीक ना। श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जापान के बारे में बात करें तो क्वाड का नाम सुने हो ना, क्वाड में मेनली 4 कंट्री है। क्वाड क्या है, 4 देशों का ग्रुप है। कौन कौन है उसमें, तो इंडिया हो जाएगा पहले तो अपना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, और एक और कौन होगा वो आप बताइएगा, ठीक है। क्वाड जो है ये 4 देशों का ग्रुप है, जिसमें एक आपका सबसे नंबर पे इंडिया आ जाएगा, फिर आपका यूएसए आ जाएगा, ठीक है, 4 तो लगता हो भी गया, एक हो जाएगा आपका जापान, और एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्वाड में 4 कंट्री आते हैं, जापान सहित। और अगर नॉर्वे के बारे में देखें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ना, वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपका नॉर्वे में, ठीक ना। चलो, अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ, आज थोड़ा कम फैक्ट था, कल वाले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, कल वाले सेशन में कवर कर लेंगे। तो अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।